नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का जो हमारा लेक्चर है यूपीएससी बीपीएससी मेंस को लेकर के हम लेक्चर देंगे। यह हमारा इंटरनेशनल नेशनल दोनों मुद्दा हो जाती है, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे गिलगित बाल्टिस्तान, जो हमारा खास तौर पे लद्दाख वाला इलाका में आता है। पाकिस्तान जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है उस क्षेत्र में आ जाता है। जैसा कि हम सभी देखते हैं और देख रहे हैं कि वहाँ पर 15 नवंबर की इलेक्शन करने के लिए पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, वो उन्होंने इमरान खान ने अनाउंसमेंट भी कर दिया है। साथ ही साथ देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो क्षेत्र है, उसको उन्होंने कहा कि हम प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेट की दर्जा भी देंगे। तो और उन्होंने इस पे भिन्न-भिन्न प्रकार के समय-समय पर आप देखते हैं कि स्टेटमेंट भी देते रहते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान का मुद्दा क्या है? क्या गिलगिट बाल्टिस्तान या जो हमारा पीओके वाला जो क्षेत्र है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, क्या यह हमारा भारत का क्षेत्र होगा? ठीक है? इसमें हम भिन्न प्रकार की चीज़ों को देखेंगे। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि इसके जो बैकग्राउंड है, पुराने जिसकी इतिहास है, वह सारे इतिहास को भी खंगालने की कोशिश करेंगे। इसमें मुख्य रूप से अभी जो मेन मुद्दा है, वो हम सीपीसी का बात करेंगे। जो हम सीपीसी की जो बात कर रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि जिस क्षेत्र में जो एक कंप्लीट भारत का क्षेत्र है, भारत का एक अभिन्न अंग है, इसमें चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर हो रहा है, सीपीईसी का जो निर्माण किया जा रहा है, फिर आप ओबोर के भी फॉर्म को देख सकते हैं। तो यह कहीं न कहीं अब देखा जाए तो भारत का क्षेत्र पर एक अतिक्रमण सा देखने को मिलता है। जिस तरह से पाकिस्तान ये कार्य कर रहा है और चाइना उस सारे क्षेत्रों में जिस तरह से अपना कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट को करते आ रहा है, तो कहीं न कहीं सबसे पहले भारत का एक क्षेत्र है, भारत का ये अभिन्न अंग है। और इस पे हम देख सकते हैं कि भारत की सरकार की तरफ से भी भिन्न-भिन्न प्रकार के इस पे ऑपोज़िशन भी अपोज़ भी किए जा रहे हैं। इस पे भिन्न-भिन्न प्रकार का चुनौती भी दिया जा रहा है। उसके बावजूद जो इस तरह के कार्य हो रहे हैं, उसे हम आज के हम चुनौती के रूप में देखते हैं। तो सबसे पहले आज का जो हम टॉपिक है, इसमें हम सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा गिलगित-बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है क्या? तो आप देख सकते हैं जो पूरा का पूरा जो हमने ये मैप लाया है आपके सामने, मैप में आप देख सकते हैं पूरा का पूरा हमारा है, ये हमारा जम्मू-कश्मीर है, ठीक है? ये वाला जो क्षेत्र है देखिएगा, ये हमारा पीओके है, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। 1947 में जब काबिलियाई जो थे पाकिस्तान के, जो कबीलाई, वो कबीलाई जो थे वो कोई दूसरा नहीं, तो पाकिस्तान के सेना ही कबीलाई के ड्रेस में आप कह सकते हैं, ये सारे क्षेत्रों पर अधिग्रहण करने की कोशिश किया और अंततः अधिग्रहण भी कर भी लिया था। तो ये जो क्षेत्र है हमारा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारा क्षेत्र है हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी ये हमारा भारत का जो क्षेत्र है, ये मुख्य रूप से पाकिस्तान के क्षेत्र में चला या पाकिस्तान के कब्जे में है। तो ये हमारा पीओ के क्षेत्र है। और पीओ के क्षेत्र के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहाँ देख सकते हैं गिलगिट और बाल्टिस्तान है। गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करें तो गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा 2009 से पहले इसको हम जो था इसे कहा जाता था नॉर्थर्न एरिया कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, 2009 से पहले इसे नॉर्थर्न एरिया कहा जाता था, पाकिस्तान इसे नॉर्थर्न एरिया कहता था, लेकिन अंततः 2009 में इसे गिलगिट बाल्टिस्तान का दर्जा दे दिया गया है। उसके बाद देखिएगा ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र 1962 में आप देख सकते हैं कि जैसे भारत और चाइना के बीच में युद्ध होती है, और युद्ध होने के बाद ये भी भारत का क्षेत्र था, जिसे पाकिस्तान ने खास तौर पे चाइना को इन्होंने गिफ्ट कर दिया है, जिसे हम लोग बोलते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सीडेड टू चाइना बाय पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान जो है भारत के क्षेत्र को चाइना को इन्होंने यहाँ पर गिफ्ट कर दिया। तो ये गिफ्ट किया हुआ क्षेत्र है जो भारत का क्षेत्र है। उसके अलावा देख लीजिए तो ये भी जो क्षेत्र है अक्साई चीन जो है ये भारत का है, ये भी क्षेत्र है जो खास तौर पे अभी देखा जाए तो चाइना के कब्जे में है। अब ओवरऑल यदि बात करें तो जो ये हमारा टोटल ओवरऑल जो पाकिस्तान सॉरी जो ओवरऑल ये जो क्षेत्र था ये हमारा मुख्य रूप से जम्मू एंड कश्मीर का क्षेत्र था। इसमें आप देख सकते हैं अक्साई चीन जो है चीन के पास चला गया। फिर आप ये वाला क्षेत्र देखिएगा, ये भी पाकिस्तान चाइना के पास है। और अभी गिलगिट बाल्टिस्तान बाल्टिस्तान और तथा पीओ के जो वाला क्षेत्र है, ये हमारा पाकिस्तान के कब्जे में है। मुख्य रूप से देखिएगा तो यहाँ पर जो लद्दाख जो भी न्यू केंद्र शासित प्रदेश बनना, जम्मू कश्मीर से अलग करके इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाएगा, ये चीज़ों को यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके मैं बैकग्राउंड के बारे में बताऊँगा, इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि अभी जो चाइना, जो हम सीपीईसी की बात किया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी जो कॉरिडोर की बात किया, तो देखिएगा ये चाइना को जो कासगर है, ठीक है? तो यहाँ से उन्होंने क्या किया कि जो भारत के जो एक खास तौर पे गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो क्षेत्र जो हमारा पीओके के क्षेत्र में, लद्दाख वाला जो क्षेत्र में आती है, यहाँ से वो एक अपना कह सकते हैं कि खास तौर पे हाईवे का निर्माण कर रहा है, ठीक है? और इस हाईवे के आधार पर कह सकते हैं कि कासगढ़ जो चाइना वाला क्षेत्र है, चाइना है, यहाँ से वो डायरेक्ट अपनी पहुँच ग्वादर पोर्ट तक बनाना चाहती है। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में पाया जाता है। तो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक, यानी मध्य एशिया की हम चर्चा कर सकते हैं। मध्य एशिया तक वो कहीं न कहीं अपना पहुँच बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ओवरऑल यदि बात करें तो ये जो पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट हैं, वो मुख्य रूप से भारत का पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर वाला इलाका है, इसमें किया जा रहा है।
वर्तमान के परिदृश्य को देखें, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर कुछ इतिहास को समझा दूं। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि गिलगिट बाल्टिस्तान जो था भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा रहेगा, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान के हिस्सा या पाकिस्तान के कब्जे में है। यह मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उसके उत्तर में मुख्य रूप से सिचुएटेड है, स्थित है। इसके यदि हम सीमा की बात करें, इसकी हम यदि बॉर्डर लाइन की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि इसकी बॉर्डर में आप देखिएगा, तो इस बॉर्डर के आगे हम यदि इसके पहले वाले फिगर को देखते हैं, तो इस फिगर में आप स्पष्ट देख सकते हैं कि इसके जो पश्चिम वाला इलाका है, पश्चिम का मतलब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो पश्चिम वाला इलाका है, पश्चिम में यहाँ खैबर पख्तूनवा है, ध्यान दीजिएगा। ये जो हमारा वेस्ट वाला इलाका है, वेस्ट वाला इलाका में हमारा खैबर पख्तूनवा है। फिर आप इसके उत्तर वाले क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है, तो नॉर्थ वाले इलाका में बात करेंगे तो यहाँ पर अफगानिस्तान इसके बाद आ जाती है। फिर आप इसको यदि साउथ की बात करते हैं, तो इसका साउथ में जो है वो जम्मू कश्मीर हमारा है, देख सकते हैं यहाँ पर जम्मू और कश्मीर इसके साउथ में है, ये चीजों को ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद यदि हम उत्तर पूर्व की बात करें, ध्यान दीजिएगा, यदि हम उत्तर पूर्व की बात करें तो उत्तर पूर्व में हमारा चाइना का सिनजियांग प्रांत है, सिनजियांग प्रांत है ये चाइना का। तो ओवरऑल यदि बात करें तो इसका कहीं ना कहीं जो जियोग्राफिकल बाउंड्री है, जियोग्राफिकल बाउंड्री भी आपको एग्जाम में जब मेंस आप लिखेंगे तो उस समय आपको इसके लिए बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। अब हम इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसका जो अभी टोटल हम यदि एरिया की बात करें, तो इसकी जो टोटल एरिया है वो 72,000 यानी 72,971 किलोमीटर का एक स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा, टोटल यदि हम बात करते हैं तो जो हमारा गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो इलाका है, यहाँ हमारा टोटल इलाका जो है 72,971 किलोमीटर के स्क्वायर में आता है। और यहाँ की जो आप कह सकते हैं जो गेसिंग या इस्टीमेटेड आप कह सकते हैं, इस्टीमेटेड जो हमारे यहाँ का पॉपुलेशन है वह लगभग 10 लाख प्लस है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ की टोटल जनसंख्या जो है वह 10 लाख प्लस यहाँ की पॉपुलेशन है। उसके अलावा यदि हम इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव केंद्र की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव यदि हम सेंटर की बात करते हैं, इसकी जो प्रशासनिक जो केंद्र है वह गिलगित शहर को इसमें बनाया गया है। ये चीजों को आप ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि वर्तमान की जो परिदृश्य है, इस वर्तमान के परिदृश्य में जैसा कि देख सकते हैं कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री उन्होंने कहा कि हम इसे प्रोविंशियल जो है खास और प्रोविजनल प्रोविंशियल इसको स्टेट स्टेट के रूप में उन्होंने इसको कहा है कि हम इसे डेवलप करेंगे। इस आधार पर यदि हम बात करें तो थोड़ा वर्तमान की परिदृश्य को बात करें, तो इस आधार पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जो इमरान खान जो सरकार है, ठीक है, इसकी घोषणा करते हुए उन्होंने यह कहा कि यह जो है निर्णय मैंने नहीं लिया बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों और प्रस्तावों के अनुरूप हमने इस तरह के निर्णय लिया है। इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि इमरान खान ने यह भी कहा कि आगे चलकर ये जो गिलगिट और बाल्टिस्तान जो है इसको हम एक संवैधानिक अधिकार भी देंगे, और इस संवैधानिक अधिकार के आधार पर कह सकते हैं 15 नवंबर 2020 को वहां पर इलेक्शन होने जा रही है। जिसके बाद हम कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि इसके बाद हम विशेष पैकेज जो होगा विकास डेवलपमेंट के लिए जो पैकेज होगी उसको घोषणा करने की बात की है। भारत के जो विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है अनुराग श्रीवास्तव जी ने, ठीक है, उन्होंने कहा कि भारत जो है भारत सरकार जो है पाकिस्तान के जो भारतीय क्षेत्र में जो अवैध जो कब्जे हैं उस पर बिना मतलब जो फेरबदल हो रहे हैं उसको भारत सरकार अस्वीकार करती है, यानी उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। खास तौर पर जो लद्दाख लद्दाख मतलब हम कह सकते हैं जो हमारा गिलगिट और बाल्टिस्तान वाला जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, और उसके अलावा कह सकते हैं जम्मू कश्मीर जो हमारा ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, ठीक है, पीओके वाला जो क्षेत्र है, वो सारा का सारा कंप्लीट हम कह सकते हैं भारत का अभिन्न अंग है। अनुराग श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि भारत फिर से यह स्पष्ट कर देना चाहता है कि केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है और गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरा का पूरा पीओके जो क्षेत्र है वह भारत का एक अभिन्न अंग है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान के इस प्रकार के जो प्रयास हैं उसके अवैध कब्जे का वो दावा करता है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि इस तरह के प्रयासों से यहाँ लगभग 7 दशक से हम कह सकते हैं 7 मतलब 70 साल से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे वहां पर जो आपका सकते अत्याचार जो हो रही है उसको छुपाने की हमेशा कोशिश किया जाता है। और भारत ने पाकिस्तान से अपने अवैध कब्जे वाले सारे क्षेत्रों को तुरंत खाली करने के लिए उन्होंने ये चुनौती या कर सकते इस तरह का अभिभाषण भी दिया है। उसके अलावा देख सकते हैं जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है और गिलगित बाल्टिस्तान जो लोग हैं वो इस निर्णय के मुख्य रूप से कह सकते हैं कि खिलाफ है। खिलाफ होने के कारण बड़ी संख्या में आप कह सकते हो वो सारे रोड पर आगे उसका विरोध भी कर रहे हैं। फिर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के यहाँ जो राजनीतिक जो कार्यकर्ता है, ठीक है, तो उनको देखा जाता है कि वो यदि इसके पक्ष में आते तो उनको नजरबंद कर दिया जाता है, मानवाधिकार को भी वहां रोक लगा दी जाती है, और वहां की जो सत्ता है तो सत्ता पर सेना का माध्यम से वहां पर नियंत्रण करने की कोशिश की जाती है। यहाँ आप देखिएगा तो जो ह्यूमन राइट्स होता है यानी मानवाधिकार का जो हनन का जो मुद्दा है, तो आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में भी इसका कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं पब्लिशिंग या कह सकते हैं इसको उद्धरण यानी इसको दिखाने की कोशिश भी की गई है। फिर आप देखिएगा कि जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसके 44वां जो सेशन चला था, ठीक है, तो उसमें यह बात उठाई भी गई थी कि पाकिस्तान की जो सत्ता है
या पाकिस्तान की जो आप कह सकते हैं सेना है और उनकी जो सरकार है, यहाँ के लोगों को गिरफ्तार कर मनमाने ढंग से कह सकते हैं भिन्न-भिन्न प्रकार के यातनाएँ देती है, यानी उनको दर्द देती है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ बाहर से लोगों को लाकर तो बलपूर्वक आप कह सकते हैं पाकिस्तान के जो क्षेत्र है या पाकिस्तान के जो कह सकते हैं रियल जो नागरिक हैं, ठीक है? उनको बलपूर्वक ला करके यहाँ पर बसाया जा रहा है। इससे वो करना क्या चाहते हैं पाकिस्तान की सरकार? वो चाहता है कि वहाँ की जो डेमोग्राफी है, यानी जिसको आप जननांकिकी बोलते हैं, ठीक है? तो वहाँ की डेमोग्राफी को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्म कर सके, परिवर्तन कर सके। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि 1984 के पहले वहाँ पर किसी भी प्रकार के रियल पाकिस्तान के जो सिटीज़न्स है उसको वहाँ पर निवास या कह सकते हैं वहाँ पर बसाया नहीं जाता था, लेकिन 1984 के बाद से हम कह सकते हैं कि कुछ नियम में फेरबदल किए गए और अंततः पाकिस्तानी व्यक्ति को यहाँ ज़मीन खरीदने का भी हक यानी राइट दे दिए गए। यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि मीडिया पर पाकिस्तान की सरकार जो है, पाकिस्तान ने कहा कड़ा नियंत्रण भी बना रखा है, जिससे यहाँ की सच्चाई जो होता है दिखाने में कहीं न कहीं वो अपने आप को असमर्थ हो जाते हैं। यहाँ की जो न्यायिक प्रक्रिया आप जुडिशियल प्रोसेस की देखिएगा, तो जुडिशियल प्रोसेस में क्या होता है कि न्यायाधीश जो होते हैं, उनका चुनने का जो अधिकार है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने पास रखा है। वो अपने अधीन या कह सकते हैं अपने अनुरूप वहाँ के न्यायाधीश को यानी जज और जस्टिस को कह सकते हैं इलेक्ट करते हैं। साथ ही साथ कह सकते हैं कि वहाँ जो टैक्स लगाने की जो प्रावधान है, वह टैक्स लगाने की प्रावधान जो मुख्य रूप से देखा जाए, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास है। यह क्षेत्र को देखा जाए तो मुख्य रूप से जो टूरिज्म वाला हम यदि बात करें, तो टूरिज्म के दृष्टिकोण से यह क्षेत्र बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन इसका विकास जो है इसलिए नहीं होने दिया कि यदि यहाँ पर टूरिज्म को लाया गया, बाहरी यदि लोग यहाँ पर आते हैं, तो इससे क्या होगा कि यहाँ की जो सच्चाई है बाहर तक चला जाएगा। जिस जिससे कि कहीं न कहीं पाकिस्तान की सरकार को तू-तू मैं-मैं या कह सकते हो वो कहीं न कहीं अपने झंझट में अपने आप को फँस जाएगा। उससे बाधित भी हो सकती है, इस तरह की समस्या प्रक्रिया हो सकती है। चीन इस क्षेत्र में जिस तरह से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उन्होंने निर्माण कर रखा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चाइना ने जो है इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है, ठीक है? तो चीन को हमेशा इस कॉरिडोर की सुरक्षा को लेकर के चिंता रहता है, ध्यान दीजिएगा। और यही चिंता जो बना होता है, इसी चिंता को बचाए रखने के लिए कह सकते हैं चाइना की जो नीति है, चाइना के कहीं न कहीं सम्मान को बनाए रखने के लिए पाकिस्तान भिन्न-भिन्न प्रकार के इस तरह के विचार को करता है। अब प्रश्न होता है कि जो हमारा पीओके है, ठीक है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, क्या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा भारत का क्षेत्र होगा? अब अपने आप में एक प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, इसका इतिहास में लेके चलता हूँ, बहुत पुराने इतिहास में समझाता हूँ। एक्चुअली जो हमारे जो गिलगित-बाल्टिस्तान की जो हम क्षेत्र कह रहे हैं, यह खास तौर पे सिख साम्राज्य जो थी, ठीक है? तो सिख जो एम्परर थे, उसमें आप देख सकते हैं जो पश्चिमी यानी पश्चिमोत्तर आप कह सकते हैं वेस्टर्न वाला जो क्षेत्र था, वो भारत के एक महत्वपूर्ण साम्राज्य के रूप में जाना जाता था, ठीक है? और इस साम्राज्य की जो नींव रखी गई थी वो 1799 ईस्वी में यानी 1799 महाराजा रंजीत सिंह ने रखा था। ध्यान दीजिएगा, महाराजा रंजीत सिंह ने खास तौर पे 1799 में इस क्षेत्रों का आप कह सकते हैं सबसे पहले नींव रखी थी। और वो नींव रखा गया था लाहौर में, उन्होंने सबसे पहले विजय हासिल किया। लाहौर में विजय हासिल करने के बाद उन्होंने इस चीज़ों को आगे बढ़ाया। यह साम्राज्य जो थी खास तौर पे देखिएगा इसके इतिहास में आप देखिएगा बाउंड्री में देखिएगा कि पश्चिम इसका खैबर दर्रा है, ठीक है? तो पश्चिम में खैबर दर्रा से लेके पूरब में आप देखिएगा पश्चिमी जो तिब्बत है, वहाँ तक ये फैला हुआ है और उत्तर में देखिएगा अफ़गानिस्तान की सीमा आ जाती है और दक्षिण में देखिएगा तो मिठानपुर तक यह मुख्य रूप से फैला हुआ है। ये मुख्य रूप से इसका एरिया है यानी बॉर्डर है। उसके अलावा देखिएगा कि 1799 में जैसे ही महाराजा रंजीत सिंह यहाँ पर नींव रखते हैं अपने साम्राज्य का, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं 1801 से इसकी इतिहास शुरू होती है। 1801 से लेकर के 1839 का मतलब ये 1839 जो था रंजीत सिंह महाराजा रंजीत सिंह की यहाँ पर मृत्यु होती है, ठीक है? यानी 1801 से 1839 तक हम कह सकते हैं कि जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र थी, इस पे रंजीत सिंह का महाराजा रंजीत सिंह जो थे उनके साम्राज्य का यहाँ पर शासन रहा, ठीक है? इसके बाद इस साम्राज्य पर कई भिन्न-भिन्न प्रकार के राजा हुए, लेकिन इससे पहले हम कह सकते हैं कि जो अस्थायित्व या जो कह सकते हैं गौरव या जो कह सकते हैं सम्मान महाराजा रंजीत सिंह ने दिया, इस उसके स्थान पर या जो महाराजा रंजीत सिंह ने दिया, वैसा कोई भी शासक इस क्षेत्र को गौरव प्राप्त कराने में अपने आप में असमर्थ रहे। इस समय की बात है यदि हम बात करें तो उस समय क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उनकी नजर इस क्षेत्रों पर पड़ जाती है और पड़ने के बाद ये पूरा का पूरा जो रियासत था इस रियासत को हड़पने का और जो खास तौर पे यदि हम बात करें तो पश्चिम के जो क्षेत्र था उस पे अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं जो खास तौर पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका एक नजर इस पे पड़ा हुआ था और इस आधार पे आप यदि देख सकते हैं तो खास तौर पे अंग्रेजों की कमजोर जिस तरह से नीति हो रही या कह सकते हैं अंग्रेजों ने जिस तरह से देखा कि धीरे-धीरे जाकर के जो हमारा कह सकते हैं जो सिख साम्राज्य थी, तो उसका नियंत्रण कमज़ोर होने के कारण उन पे नियंत्रण बढ़ाने का उन्होंने निर्णय ले लेता है।
और लेने के फलस्वरूप कह सकते हैं कि 1845, ध्यान दीजिएगा, 1845 से लेकर के 1846 में हम कह सकते हैं 1845 टू 1846 के बीच क्या हुआ कि सबसे पहला प्रथम प्रथम आंग्ल सिख युग होता है, याद रखिएगा 1845-46 से सबसे पहला हमारा जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है, जिसमें पंजाब के सिख साम्राज्य थे और खासतौर पे अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना जो होती है विजय हो जाती है और जो सिख साम्राज्य था वो हार जाता है। और हारने के कारण अंग्रेजों के कुछ जो सिख साम्राज्य का जो क्षेत्र था उनके हाथ में आ जाते हैं और उसको उस हिस्सा पर कह सकते हो अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि लाहौर तथा जो भैरवाल वाला क्षेत्र थी, तो लाहौर तथा भैरवाल की जो अंततः फिर संधि होता है और संधि के अनुरूप कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश रेजिमेंट थी, ब्रिटिश रेजिमेंट को भी वहां नियुक्ति कर दिया जाता है। अंततः हम देखते हैं कि 1800 यदि आप 8 की देखते हैं डाटा, तो 1808 में क्या हुआ कि महाराजा रणजीत सिंह की जो सिख सेना थी उन्होंने जम्मू कश्मीर पर चढ़ाई कर देती है अंततः, ठीक है। उस समय जम्मू रियासत जो थी तत्कालीन नरेश राजा जीत सिंह नाम था, ठीक है। तो राजा जीत सिंह के पास थी पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर का वो क्षेत्र, ठीक है। और उसमें महाराजा रणजीत सिंह विजय हो गए अंततः जब उसमें उन्होंने चढ़ाई किया और जम्मू रियासत को उन्होंने सिख साम्राज्य के अधिराज्य में अंततः तब्दील कर देते हैं, ठीक है। और इस तरह जम्मू जो था सिख साम्राज्य के एक अधीन क्षेत्र बन जाता है। हालांकि हम कह सकते हैं कि जम्मू के जो राजा थे उनको जो कह सकते हैं रीजनल जो ऑटोनोमी होता है, यानी कह सकते हैं क्षेत्रीय जो स्वायत्ता होती है वो तो उनको मुख्य रूप से दे दिया गया था। लेकिन 1816 की यदि बात करें तो 1816 में एक टकराव हो जाती है और टकराव के बाद रणजीत सिंह जो थे, ठीक है, उन्होंने जम्मू पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। और राजा जीत सिंह को साम्राज्य से वो मुख्य रूप से बर्खास्त कर देते हैं, मतलब वहां से उनको रिटायरमेंट दे देते हैं। अंततः क्या होती है कि रणजीत सिंह ने इस नए जो इलाका हुआ, इस नए इलाका की जो हुकूमत था उस हुकूमत के लिए जागीरदारी प्रथा को उन्होंने प्रारंभ किया, ठीक है। और प्रारंभ करने के बाद हम कह सकते हैं जम्मू को एक वंशानुगत जागीर के रूप में आप कह सकते हैं किशोर सिंह को उन्होंने सौंप दिया, ठीक है। अंततः क्या होती है कि किशोर सिंह के निधन हो जाता है। निधन के बाद महाराजा रणजीत सिंह ने जम्मू की जो सत्ता थी इस पर जो किशोर सिंह थे उनके पुत्र गुलाब सिंह जो थे, गुलाब सिंह को उन्होंने सौंप दिया। गुलाब सिंह महाराजा रणजीत सिंह की सेना में कार्यरत भी रहे थे तथा कह सकते बहुत सारे ऐसे सैन्य अभियान हुए थे, बहुत सारे ऐसे डिफेंस आपका सारे कैंपेन हुए थे और उसमें वह भी कहीं ना कहीं शामिल हो गए थे, कौन, गुलाब सिंह, ठीक है। और सिख साम्राज्य के पतन के बाद हम कह सकते हैं कि गुलाब सिंह ने स्वतंत्र कह सकते जम्मू कश्मीर रियासत की स्थापना की, ठीक है। और खुद को महाराजा के पद पर उन्होंने विराजमान हो गया, अपने आप को महाराजा कह सकते हैं अपने स्वीकार कर लेते हैं। फिर इतिहास होता है कि 1800 यदि हम 46 में देखते हैं तो 1846 की जो अमृतसर की जो संधि होती है, 1846 में अमृतसर की जो संधि होती है, तो संधि के आधार पर हम देखते हैं कि जो वहां की ऑफिशियल तौर देखिएगा या आधिकारिक तौर पे आप देखिएगा तो गुलाब सिंह जो था खास तौर पे 75 लाख, ध्यान दीजिएगा, 75 लाख जो था उस समय नानक शाही रुपया चलता था, ध्यान दीजिएगा। तो 75 लाख नानक शाही रुपया उन्होंने भुगतान किया किसको, अंग्रेजों को। अंग्रेजों को कर करके उन्होंने कश्मीर को पूरा, कश्मीर का पूरा जो क्षेत्र था वो सारे क्षेत्रों को अंग्रेजों से उन्होंने प्राप्त कर लिया, ठीक है। और अंग्रेजों से प्राप्त करने के बाद जो अंग्रेजों को उन्होंने लाहौर संधि के द्वारा हासिल जो किया, ठीक है। और इस तरह से कह सकते हैं कि गुलाब सिंह जम्मू और कश्मीर रियासत के पहले स्वतंत्र कह सकते हैं नरेश बन गए, ठीक है। फिर क्या होता है कि गुलाब सिंह जो थे, ठीक है, गुलाब सिंह ने अपने पूरे आप कह सकते हैं जीवन काल जो था, उनकी लाइफ जो पीरियड थी उनमें उन्होंने कई जो उसके आसपास यानी समीपवर्ती जो रियासत थी उसको उन्होंने अपने रियासत में मिलाया, मतलब अपना उसका हिस्सा बना लिया, ठीक है। उसके बाद 1870 के यदि आप दशक को देखिएगा, ठीक है, तो 1870 में क्या हुआ, तो 1870 तक कह सकते हैं कि महाराजा रणवीर सिंह वहां पर आ जाते हैं और उनको गिलगित पर पूरा का पूरा नियंत्रण उन्होंने कर लेता है। फिर 1885 जब भारत में कांग्रेस की जन्म हुआ, यानी जब आप 1885 के इतिहास को देखिएगा तो अंततः 1885 में महाराजा जो रणवीर सिंह जो थे उन्होंने क्या किया कि गिलगित को दो भागों में या दो प्रशासनिक विभागों में आप कह सकते हैं भागों में विभाजित कर दिया, जिससे कि उसको नियंत्रण किया जा सके तथा उस क्षेत्रों को मुख्य रूप से विकास किया जा सके, उसको मजबूती दिया जा सके। और यह दो जो क्षेत्र थे वह था, एक था गिलगित एजेंसी था और दूसरा जो था गिलगित वजारत कहलाता था, वजारत, गिलगित एजेंसी तथा गिलगित वजारत के नाम से जाना जाता था। इस रूप से उन्होंने दो क्षेत्रों को बांट दिया, दो क्षेत्रों को उन्होंने नॉमिनेट कर दिया, नाम बता दिया। फिर हम देखते हैं कि राजा रणवीर सिंह जो थे, राजा रणवीर सिंह के बाद जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी
उस पर उनके पुत्र महाराजा प्रताप सिंह गद्दी पर अंततः बैठ जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि यदि आप इसको देखिएगा तो 1925 यानी 1925 की हम बात कर रहे हैं, में हरि सिंह इस रियासत की गद्दी पर अंततः बैठ जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं 1925 में रियासत पे कौन बैठे? राजा हरि सिंह, ध्यान दीजिएगा। तो महाराजा जो हरि सिंह थे, उन्होंने क्या किया कि 1935 में 1925 में बैठे यानी आफ्टर 10 ईयर्स, ध्यान दीजिएगा। तो आफ्टर 10 ईयर्स यानी 1935 में राजा हरि सिंह ने क्या किया कि पूरा का पूरा जो कह सकते गिलगित वाला जो क्षेत्र था, उसको उन्होंने अंग्रेजों को 60 साल के लिए उन्होंने लीज पर देने का फैसला किया और लीज पर फैसला दिया। यानी 1935 में उन्होंने क्या किया कि 60 साल के लिए उन्होंने लीज पर फैसला दिया, यानी 1935 प्लस 60 यानी 1995, ध्यान दीजिए। यानी 1935 से लेकर 1995 तक यानी 60 साल के लिए राजा हरि सिंह जो थे वो गिलगित वाले क्षेत्रों को अंग्रेजों को क्या दे दिए? एक लीज पर उन्होंने जमीन को, वो पूरा का पूरा जो क्षेत्र था वो पूरा का पूरा क्षेत्र को दे देते हैं। अब सोचने वाली बात है कि ये जो गिलगित क्षेत्र जो थी, इस पे अंग्रेज का अपना आधिपत्य हो जाती है और अंग्रेज पूरे इलाके पर अपना नजर रखने लगते हैं। और इसके पीछे मुख्य उद्देश्य जो था अंग्रेजों को नजर रखने के पीछे वह था कि जो यूएसएसआर जो थी, ठीक है, यूएसएसआर के जो प्रवेश यानी जो एंट्री थी, उस एंट्री को कैसे रोका जा सके, इसको लेकर के कहीं ना कहीं अंग्रेज की सरकार और अंग्रेज जो सेना उस समय थी वह इसको लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट रहती थी। अब देख सकते हैं कि उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध होती है 1939 से 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध होती है। और द्वितीय विश्व युद्ध में हम देखते हैं कि अंग्रेज की जो सेना थी, अंग्रेज जो थे वो अपने आप को कमजोर पड़ जाते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि भारत में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आता है। फिर भारत में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन बहुत सारे होते हैं। ये सारे को देखते हुए अंग्रेजों को यह महसूस हो जाता है कि हम भारत में बहुत लंबे समय तक अब पैर जमा नहीं पाएंगे और अंग्रेजों ने अंततः भारत छोड़ने का भी निर्णय ले लेता है। ठीक है, इसके फलस्वरूप आप कह सकते हैं कि गिलगित जो कि अभी अंग्रेजों के अधीन था, जिन्होंने 60 साल के लिए लीज पर जो लिया था, अब उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, ये सारा जो क्षेत्र है अब हम हरि सिंह को लौटा देंगे। पॉइंट मशीन नोटिए, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि वो कहा कि नहीं, हम हरि सिंह को इस क्षेत्र को हम लौटा देंगे। अब गिलगित जो अभी हमने लीज पे दिया था, अब क्या हुआ कि उन्होंने लौटा दिया। तो गिलगित जब महाराजा हरि सिंह को फिर वापस से मिल जाती है, तो मिलती है तो साथ साथ वहाँ जो अंग्रेज की सेना थे और यूएसएसआर पर जो ध्यान दे रही थी, तो वहां पर मुख्य रूप से देखा जाए तो अंग्रेज का स्कॉट गार्ड भी थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि गिलगित क्षेत्र के साथ साथ उनके पास स्कॉट्स के जो जवान थे उनको भी प्राप्त हो गया, किनको? राजा हरि सिंह को, क्षेत्र के साथ ही साथ। ठीक है, जिनके ऊपर अंग्रेजी जो अफसर थे, अफसर भी हुआ करता, जैसे आप नाम रखिएगा तो जैसे मेजर W.A. ब्राउन थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मेजर W.A. ब्राउन, ये जो थे वहां की स्काउट का कह सकते हैं बहुत बड़ा सेना थे, ऑफिसर थे। उसके बाद कैप्टन A.S. मैथिसन थे, कैप्टन ए, ध्यान दीजिए, कैप्टन A.S. मैथिसन, ठीक है, मैथिसन। इस तरह के दो बहुत बड़े बड़े ऑफिसर थे। ठीक है, और जिन्होंने महाराज के जैसे ही हिस्सा में पूरा जमीन आती, ये भी उनके साथ आ जाते हैं। और आने के बाद कह सकते हैं ये जो फौज आई, ये फौज के दोनों अफसर भी खास तौर पर राजा महाराज हरि सिंह को प्राप्त हो जाते हैं। और अंततः राजा हरि सिंह क्या करते हैं कि वहां महाराजा हरि सिंह को जब एक क्षेत्र मिल जाता है, सेना मिल जाते हैं, स्कॉट मिल जाते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि एक ब्रिगेडियर घनसार सिंह थे, ध्यान दीजिएगा, ब्रिगेडियर एक घनसार सिंह थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, राजा हरि सिंह ने क्या किया कि ब्रिगेडियर घनसार सिंह को यहाँ का उन्होंने गवर्नर नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि इस समय जम्मू कश्मीर रियासत में देखा जाए तो जम्मू और कश्मीर जो घाटी थी, लद्दाख, गिलगित, ठीक है, उसके दक्षिण का जो इलाका था वह बाल्टिक में शामिल या बाल्टिस्तान में कह सकते हैं, उसको इंक्लूड कर दिया गया था। अब अंग्रेजों ने भारत के विभाजन के समय आप देखिएगा तो रियासत को यह छूट दी थी कि वह भारत या पाकिस्तान किसी भी देशों में या किसी भी रियासत में जाकर के शामिल हो सकता है अंततः। ठीक है, और ये रियासत प्रमुख रूप से, लेकिन क्या हुआ कि राजा हरि सिंह ने कहा कि न तो मैं भारत में जाऊंगा न तो पाकिस्तान में जाऊंगा, मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र बन के, एक स्वतंत्र हम कह सकते हैं प्रांत बन करके मैं यहाँ पर रहूंगा। उसके बाद क्या होती कि पाकिस्तान की पहले से ही ऐसा मंशा थी कि कश्मीर जो है हमारे रियासत में आ जाए और कश्मीर हमारा क्षेत्र में आ जाए। और इसी को लेकर के हम कह सकते हैं कि जब उसको नहीं मिला पाकिस्तान को एक जम्मू कश्मीर, तो कहीं ना कहीं वह इससे बहुत ज्यादा अपने आप को डिससेटिस्फाइड था, नाखुश था। ठीक है, और पाकिस्तान छद्म कह सकते हैं, षड्यंत्र के तहत अब कह सकते हैं कि कबायलियों को घुसपैठ कराने का प्रारंभ शुरू कर देता है। पहला जो आप कह सकते हैं जो फर्स्ट जो बड़ा कबायली जो हमला हुई थी, वो पाकिस्तान सेना के लोग ही मुख्य रूप से कबायली के ड्रेस में, यानी कह सकते हैं उनके भेष में, उन्होंने 22 अक्टूबर 1947 को, ध्यान दीजिएगा, 22 अक्टूबर 1947 को उन्होंने सबसे पहले इस क्षेत्रों में एंट्री लेता है। ठीक है, और इसके बाद यह हमले बढ़ते गए,
बढ़ते बढ़ते कह सकते हैं महाराजा की जो सेना थी इस हमले को रोकने में अपने आप को असफल हो जाती है, फेल हो जाती है। तो कई प्रकार के अत्याचार कबलाई सेना जो थे उन्होंने उनके द्वारा कर दिया जाए। जैसे आप कह सकते हैं कि कबलाई जो फौज थे वो श्रीनगर की ओर बढ़ने लगे, ठीक है। और कह सकते हैं कि जो गैर मुस्लिम जो समुदाय थे उनकी हत्या, लूटपाट, बेटी बहनों के साथ गलत व्यवहार इत्यादि होने लगा। अंततः सोच सकते हैं कि राजा हरि सिंह जो थे वो 25 अक्टूबर को अंततः श्रीनगर को छोड़ देते हैं। श्रीनगर शहर को छोड़ करके भाग जाते हैं और भागने के बाद सोचिए कि वो जम्मू कश्मीर के महल में अपना डेरा बना लेते हैं, या कह सकते हैं उन्होंने शरण ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पहुंचकर राजा हरि सिंह अंततः ये अनाउंस करते हैं, ऐलान करते हैं कि हम कश्मीर को हार गए। ध्यान देने वाली बात है। अब क्या होती है कि हरि सिंह भारत से सैनिक मदद की मांग करते हैं, लेकिन क्या हुआ कि जिस क्षेत्र पर वो भारत से सेना से मदद मांग रहे थे, ठीक है, तो उस पर क्या हुआ कि भारत का यह कहना था कि यह तभी संभव होगा जब आप इस रियासत को पूरा पूरा भारत में मिला देते हैं या भारत में इसको विलय करते हैं, तब आपको इस तरह की सेवा दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो अंततः क्या हुआ कि हरि सिंह ने भारत में विलय करने का उन्होंने निर्णय ले लिया, ठीक है। और गृह मंत्रालय के उस समय जो सचिव थे वह वीपी मेनन साहब थे। तो वीपी मेनन के साथ कह सकते हैं 26 अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा, 26 अक्टूबर 1947 को अंततः राजा हरि सिंह तथा वीपी मेनन दोनों कह सकते हैं मिल करके जम्मू कश्मीर के पूरे रियासत को भारत में विलय करने का निर्णय अंततः ले लेते हैं। फिर पर आता है कि 27 अक्टूबर 1947 को, ध्यान दीजिएगा, अंततः हम कह सकते हैं कि 27 अक्टूबर 1947 को फिर क्या होती है कि भारतीय सेना को वहां भेजती है। तड़के भारतीय सेना कश्मीर में पहुंच जाती है, या हवाई जहाज या कह सकते हैं हवाई सेवा के द्वारा कह सकते माध्यम ले सकते हैं, और उसके द्वारा भारतीय सेना को श्रीनगर तक पहुंचा दिया जाता है। 31 अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा, 31 अक्टूबर 1947 को 1947 को अंततः इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तक होता है, जिससे कि गिलगिट बाल्टिस्तान के साथ साथ पूरा जो क्षेत्र था वो पूरा का पूरा क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है। और गिलगिट इलाके में जो तैनात अंग्रेज सेना थी जिसका नाम था मेजर W.A. ब्राउन की हमने चर्चा किया था, उन्होंने महाराजा के साथ कह सकते हैं गद्दारी कर देता है। और गद्दारी करने के बाद यहाँ के जो गवर्नर ब्रिगेडियर जो हमने घनसार सिंह के बारे में पढ़ा था, वो घनसार सिंह को वो जेल में डाल देता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है कि वो अपना एक जो उसका सीनियर जो ऑफिसर, अंग्रेज सीनियर ऑफिसर जो होते हैं, वो उस समय पाकिस्तान का जो पेशावर है, पेशावर में खासतौर पर अपने सीनियर अंग्रेज जो ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल रीजन बेकन, ध्यान दीजिएगा, लेफ्टिनेंट कर्नल रीजन बेकन जो एक सीनियर ऑफिसर था, उसको उन्होंने खबर दिया कि गिलगिट पाकिस्तान का हिस्सा बनने जा रहा है। और अंततः हम कह सकते हैं कि 2 नवंबर को जो ब्राउन था यानी मेजर W.A. जो ब्राउन था, उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर वो पाकिस्तान का झंडा फहरा देता है। और इसी के साथ हम कह सकते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान जो थी अभी तक जो भारत में था, यहाँ से हम कह सकते हैं सीधे इस्लामाबाद के नियंत्रण में अब आ जाता है, जिसे पाकिस्तान उस समय इसको नॉर्थर्न एरिया कहना शुरू किया था। उस समय से नॉर्थर्न एरिया कहता था, लेकिन हमने अंततः देखा कि 2009 में उन्होंने इसका नाम बदल दिया। तो गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उस पर पाकिस्तान का नियंत्रण बना रहा, और यहाँ से कई प्रकार के हम कह सकते हैं डिस्प्यूट जो हुए प्रारंभ हो जाते हैं, जो अभी तक ये सॉल्व नहीं हो पाए, ठीक है। अब होता है कि पाकिस्तान में जो खासतौर पे पाकिस्तान में जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, इसको लेकर के एक अलग संविधान भी है, आपको ये पता होनी चाहिए। साथ ही साथ कह सकते हैं कि यहाँ आप कह सकते हैं इस्लामाबाद के इशारे पर यहाँ चलने वाली कठपुतली सरकार का यहाँ पर नियुक्ति की जाती है, यानी उसको भिन्न भिन्न प्रकार के जो प्रोविजन जो रिकमेंडेशन इस्लामाबाद की सरकार देती है उसे वो फॉलो करता है, वहां पर चलता है। वहीं आप गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करें तो गिलगिट बाल्टिस्तान की जो है, तो वहाँ की जो पाकिस्तान की जो प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो वहाँ पर काउंसिल बनी हुई है उसके अंतर्गत उसको मुख्य रूप से रखा गया है, ठीक है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वर्ष 2009 में जो हमारा नॉर्थर्न एरिया था, जिसको अभी हम वर्तमान में इसको नाम बदल करके करते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो और यहाँ की जो चुनाव की भी जो प्रक्रियाएं होती है, इसमें हम देख सकते हैं कि चुनाव भी कराए गए। हालांकि यहाँ की जो सरकार है, ठीक है, सरकार को हम कह सकते हैं न के बराबर यहाँ पर शक्ति दी गई, क्योंकि वो कठपुतली सरकार है, पूरा का पूरा इस्लामाबाद के मैनिफेस्टो पर कार्य करती है, ठीक है। इसके अलावा देख सकते हैं कि लंबे समय से जो हमारे पाकिस्तान में यह मांग उठ रही थी, ठीक है, कि पाकिस्तान का अपना एक 5वां प्रांत इसको बनाएगा, इस चीज को अभी ध्यान दीजिएगा।
और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि गिलगित जो बाल्टिस्तान है, इसके क्षेत्र को पाकिस्तान में प्रोविंसेस या कह सकते हैं प्रांत आप कह सकते हैं का दर्जा प्राप्त नहीं था, ध्यान देंगे। लेकिन क्या होता है कि पाकिस्तान जो था यूनाइटेड नेशन और अन्य जो स्टेज उसको प्राप्त हुआ, ठीक है। वहां पर इन्होंने मांग उठाता रहा कि पूरा जम्मू कश्मीर जो है उसके नियंत्रण में होना चाहिए, लेकिन हम कह सकते हैं कि वह इस क्षेत्र से प्रांत बना लेता है यदि, तो सोचिए कि पूरे जो हमारा कश्मीर की जो मांग का जो हमारा मुद्दा है, जो इश्यूज है, ये कहीं न कहीं कमजोर पड़ जाएगा। यही कारण हुआ कि भारत के जो हमारे गृह मंत्रालय का जो या कह सकते विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने साफ शब्दों में पाकिस्तान को समझाने की कोशिश किया कि यह आपका क्षेत्र नहीं है, आप इसे अपने अभिन्न अंग की कोशिश ना करें क्योंकि ये भारत का क्षेत्र है और भारत का ये अभिन्न अंग है। इज इट ओके? तो इसी के साथ आज हम गिलगित बाल्टिस्तान का आपको इतिहास बता दें। अगले लेक्चर में फिर हम मिलते हैं कुछ और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।